हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं एक और टॉपिक पे एमसीक्यू लेके। गाइस, हमारे अगर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए जो है इस पर एमसीक्यू लाए जाएँ और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा एमसीक्यू ऑन जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने जो है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो है आपको 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट पे पूरी की पूरी वीडियोस दी हैं और उसके साथ साथ उसके ऊपर हमने एमसीक्यू भी अपलोड किए हैं। और उसके साथ साथ गाइज मैंने जो है आपके लिए एक ई बुक भी जो है वो दी हुई है। उस ई बुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको वो ई बुक जो है फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो है जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इसके ऊपर जो भी एमसीक्यू आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एमसीक्यू। तो गाइज, फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाउ मैनी एमपीज विल जे&के यूटी विल हैव इन द लोकसभा। तो लोकसभा में कितने एमपीज जो हैं जे&के यूटी में अब होंगे जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद। तो इसका जो एमपीज का मतलब है गाइज कि लोकसभा में आपकी जो है कितनी सीट्स हैं ये आपको बताना है। क्या 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 10 है। तो गाइज़ अपने आप से यहाँ से आंसर दें, पहले वीडियो को पास कर लें और आंसर दें और उसके बाद मेरी बात सुनें। तो गाइज़ 10 नहीं है, 6 नहीं है, तो सही आंसर इसका है 5। तो 5 जो एमपीज़ होंगे लोकसभा में, ये बात आप याद रखें। तो लोकसभा में आपको 5 एमपीज़ देखने को मिलेंगे, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो इससे पहले जो थे वो 6 थे, ये बात आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है कि यूटी जे&के विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली according to article 239A which means it will be along the lines of। तो किसकी लाइंस पे जो है जे&के यूटी को बनाया गया, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली या अंडमान निकोबार। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से नहीं आ सकता, बल्कि आपको ये आर्टिकल भी पूछा जा सकता है 239A। ये भी आपने याद रखना है कि यूटी जे&के जो है वो किस आर्टिकल के तहत काम कर रही है, तो 239A। और उसके साथ साथ गाइस आपने याद रखना है जो जम्मू कश्मीर की यूटी है उसको पुडुचेरी मॉडल पे बनाया गया है। पुडुचेरी मॉडल पे हमारी जे&के यूटी को बनाया गया है। और जो हमारी लद्दाख की यूटी है उसको बनाया गया है चंडीगढ़ मॉडल पे। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लद्दाख यूटी को किस मॉडल पे बनाया है, चंडीगढ़ मॉडल पे। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की यूटी को किस मॉडल पे बनाया, तो पुडुचेरी मॉडल पे बनाया गया है। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जो टर्म है एमएलए की इन जे&के यूटी विल बी। तो एमएलए की टर्म पूछी गई है, तो मतलब यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू कश्मीर में होगी उसकी टर्म आपको पूछी गई है। तो गाइज आपको पता ही है कि जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो है हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। तो पूछा गया कि एमएलए की टर्म कितनी होगी, तो इट मीन्स कि हमें पूछा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म कितनी होगी आफ्टर यूटी बनने के बाद। तो पहले गाइस थी 6 साल, पहले आप याद रखेंगे कि 6 साल थी, तो अब 6 साल नहीं है, 4 साल भी नहीं है, 3 साल भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर है 5 साल। तो ये बात आप याद रखें कि जो टर्म है एमएलए की या फिर लेजिस्लेटिव की टेन्योर जो रहेगा वो रहेगा 5 साल का। तो गाइस आई होप आपको जो है ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द असेंबली ऑफ जे&के यूटी विल हैव हाउ मेनी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जे&के यूटी की कितनी सीट्स होंगी गाइज, क्या 87 होंगी, 83 होंगी, 107 होंगी या 111 होंगी। तो गाइज ये बात आप याद रखेंगे कि जो हमारी यूटी है जे&के की वहाँ पे होंगी 107 सीट, जिसमें से 24 सीट्स जो हैं वो पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं, पीओके के लिए। तो 107 में से अगर हम 24 को निकाल दें तो पीछे बचती हैं 83 सीट्स। तो पीओके के लिए 24 रिजर्व रखी गई हैं। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो 107 ही होगा। लेकिन आपको यहाँ पे तो आंसर 107 होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्सेप्ट पीओके। यहाँ पे अगर होता कि एक्सेप्ट पीओके तो आपका आंसर यहाँ पे होना था फिर 83, लेकिन अभी आपका आंसर होगा 107। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019 बाई, तो किस मिनिस्टर के द्वारा जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर आप दें, क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था, अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया था, राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया? तो ये हमारे इनके द्वारा नहीं किया गया था। मनोज सिन्हा तो हमारे एलजी हैं, इनके द्वारा भी नहीं किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा भी नहीं किया गया। तो गाइस सही आंसर है अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा जो है हमारा जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में 5 अगस्त 2019। तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए मैं बता देता हूं कि 6 अगस्त 2019 को जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, और 9 अगस्त 2019 को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा कंसेंट मिला था इस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो कौन सी डेट पर जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसको इनैक्ट कब किया गया। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, या इसको कब इनैक्ट किया गया, ऐसे भी इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या 31 अक्टूबर 2019, 31 मार्च 2019, अगस्त 5 2019, या अगस्त 9 2019? तो गाइस साथ में ये डेट भी याद रखें आप कि 5 अगस्त 2019 को इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, 9 अगस्त को 2019 को इसको प्रेसिडेंट की जो है असेंट मिला था, और 31 अक्टूबर 2019 इसका राइट आंसर है। इसको फोर्स में या इनैक्ट किया गया 31 अक्टूबर 2019। तो आई होप आपको चीज़ें जो है आसान लग रही होंगी और समझ भी आ रही होगी। और नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो गाइज नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी सेक्शन है जो डील्स करती है विद द फार्मेशन। ये फॉर्मेशन नहीं है गाइज, ये फार्मेशन है, ये गलत टाइप हो गया। तो फार्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेचर, तो कौन सी सेक्शन है जो डील करती है फार्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेचर? तो गाइज सेक्शन 15 नहीं है, सेक्शन 5 भी नहीं है, सेक्शन 3 है फार्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख तो विदाउट लेजिस्लेचर, और सेक्शन 4 है फार्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेचर। तो सेक्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको चीज़ें जो है समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन पे है कि विच सेक्शन डील्स विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 12 नहीं है, 21 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, सही आंसर है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 बोलती है कि अगर जो हमारे एलजी हैं उनको लगता है कि जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो एडिक्वेट नहीं है, तो जो हमारे एलजी हैं वो हैं जो हैं 2 जो हैं वुमेन्स को जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कौन सी सेक्शन है? ये सेक्शन 15 है, जो हमें बताती है, एलजी को पावर देती है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। तो आई होप जो है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच सेक्शन डील्स विद स्पेशल एड्रेस बाय एलजी टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन सी सेक्शन बोलती है कि जो एलजी हैं वो जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर शुरू होगा तो फर्स्ट टाइम जो है एलजी जो है वहाँ पे उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये कौन सी सेक्शन? सेक्शन 21 है, सेक्शन 23 है, सेक्शन 28 है, या सेक्शन 41 है? तो गाइज ये बात आप याद रखेंगे कि इसका सही आंसर है सेक्शन 21। तो सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन सभी नहीं। तो गाइज 28 सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है। तो ये बात याद रखेंगे कि सेक्शन 28 इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, और सेक्शन 41 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर है सेक्शन 21, तो सेक्शन 21 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको जो है मेरी एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि पावर ऑफ एलजी टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गाइज जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है रिसेस पे होती है उस टाइम जब एलजी को पावर मिलती है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी आदेश जो है उसका ऐलान कर सकता है, तो वो जो आदेश ऑर्डिनेंस पावर है जो एलजी की ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो कौन सी सेक्शन के थ्रू मिलती है? सेक्शन 18, सेक्शन 28, सेक्शन 53, सेक्शन 52। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे बताएं। 53 इसका आंसर नहीं है। सेक्शन 28 मैंने आपको बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है। सेक्शन 18 भी इसका सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर रहेगा सेक्शन 52। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द यूटी ऑफ JNK विच सेक्शन डील्स विद इट। तो आपको पता ही है गाइस कि यहाँ पे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले की बात करें तो यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है गाइस उसको अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। मतलब पहले यहाँ पे बाईकैमरलिज्म होता था, अब यहाँ पे होगा यूनिकैमरलिज्म। तो ये बात याद रखें, पहले बाईकैमरलिज्म था, अब यूनिकैमरलिज्म होगा। तो आपको बताना है कि ये कौन सी सेक्शन के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जम्मू कश्मीर में उसको अबॉलिश किया गया है। तो गाइस 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है, सेक्शन 28 एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है, सेक्शन 54 भी इसका आंसर नहीं है। और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेक्शन 54 इज रिलेटेड टू ये सेक्शन हमें क्या कहती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है गाइस सेक्शन 57। तो सेक्शन 57 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो गाइज आपको सीधा पार्ट पूछा गया कि कौन से पार्ट में डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो गाइज आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पार्ट के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन से पार्ट में क्या। तो गाइज पार्ट 3 बताएं, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है या पार्ट 6 है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 6 है वहाँ पे SC और ST के प्रोविजंस बताए गए हैं। पार्ट 4 की अगर बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूटी के बारे में, और 3 में है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, और पार्ट 5 इसका राइट आंसर रहेगा। पार्ट 5 में बताया गया है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। तो आई होप आपको जो है चीज़ें आसान अब लग रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद हाई कोर्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है जो कि हाई कोर्ट के रिलेटेड है गाइस। तो क्या वो पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, पार्ट 9 है या पार्ट 8 है गाइज, ये आपको आंसर बताना है। तो पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 6 या पार्ट 5, तो इसमें से आपको ये जो आंसर है ये आपको बताना है। तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पार्ट 8 किसके रिलेटेड है और पार्ट 9 किसके रिलेटेड है, ये आपको मुझे बताना है। तो गाइज पार्ट 5 इसका आंसर नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 5 जो है वो डीलिमिटेशन के बारे में है, पार्ट 6 SC ST के बारे में है, पार्ट 9 जो है ये है एडवोकेट जनरल के बारे में, ये बात याद रखेंगे। और सही आंसर इस क्वेश्चन का है गाइज पार्ट 8, ये बात याद रखेंगे। तो पार्ट 8 में आपको देखने को मिलेगा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की जो सेक्शन है 75 और 78 तक ये सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस कि एडवाइजरी कमेटी मस्ट सबमिट दियर रिपोर्ट विद इन 6 मंथ टू द LG। जो एडवाइजरी कमेटी है उसको 6 महीने के अंदर LG को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और LG को उस रिपोर्ट पे कितने दिन के अंदर एक्शन लेना होता है गाइस। ये क्वेश्चन जो है अभी JSA के पेपर में आया हुआ था, ये क्वेश्चन जो है JSA के पेपर में आया हुआ था। तो आप इसका आंसर बताएं कि क्या 30 दिन में एक्ट करना होता है, 45 दिन में, 60 दिन में या 75 दिन में। तो ये JSA के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो गाइज इसका सही आंसर जो है 75 डेज़ नहीं है, 60 डेज़ भी नहीं है, 45 डेज़ भी नहीं है। तो सही आंसर है 30 दिन। तो 30 दिन के अंदर LG को जो है एक्ट करना पड़ता है एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने शेड्यूल हैं गाइज, क्या 5 शेड्यूल हैं, क्या 6 शेड्यूल हैं, क्या 4 शेड्यूल हैं या 7 शेड्यूल हैं। तो गाइज इसका सही आंसर 7 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 5 शेड्यूल है हमारे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लग रही होगी सीरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाउ मेनी सेक्शंस इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कितनी सेक्शंस है हमारे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, क्या 78 है, 83 हैं, 103 हैं या 104। तो 104 नहीं है, 83 जो है पंचायती राज में है, 78 भी नहीं है। तो सही आंसर है 103। तो 103 सेक्शंस हैं हमारे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो 103 इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाउ मेनी पार्ट्स इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने पार्ट्स हैं। तो गाइज क्या 13 पार्ट है, 12 हैं, 14 हैं या 15 है। तो गाइज 15 नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है 14 पार्ट्स हैं हमारे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या बोला गया है। तो गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाउ मेनी न्यू सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल ऑफ JNK UT आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019।
तो 2019 जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कितने नए सेंट्रल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल किए गए हैं हमारे जे.एंड.के यूटी के लिए? तो गाइस क्या 106 किए गए हैं, 153 किए गए हैं, 153, 126 या 52? तो 52 आंसर नहीं है, 126 भी आंसर नहीं है। तो गाइस इसका सही आंसर जो है वो है 106। तो नए जो लॉज एप्लीकेबल किए गए हैं जे.एंड.के यूटी के लिए वो किए गए हैं 106। और याद रखेंगे साथ में कि जो 153 है, इतने लॉज जो हैं वो जो ओल्ड लॉज थे उनको रिपील किया गया है। जो पुराने ओल्ड स्टेट लॉज थे उनको 153 लॉज को जो था रिपील किया गया था। तो आई होप जो है आपको समझ आया होगा गाइज जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। तो ये थे हमारे आज के जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे सारे के सारे MCQs। तो आई होप आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आ रही होगी। तो आने वाले टाइम में और MCQ देखने के लिए गाइज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।